Hello everyone, welcome to Economics by Avisha and Arpita. So in today's video lecture, we'll be studying about BOP composition, equilibrium, disequilibrium and adjustment mechanism. So BOP exactly होता क्या है? BOP एक systematic record होता है जिसमें सारे economic transactions होते हैं between the residents and the residents of the rest of the world, that is for a particular accounting period. इसमें हम तीन चीज़ें register करते हैं. First is trade, second is services and third is capital transaction of the resident of the country and the resident of the rest of the world. ठीक है. सो इसमें दो अकाउंट्स रहते हैं, वन इज़ कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज़ करंट अकाउंट, और इसके सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ ट्रेड अकाउंट जो कि गुड्स का अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है वो चीज़ आ जाती है. इनविजिबल अकाउंट होता है विच इज़ जिसमें सिर्फ सर्विसेज आती हैं, वो चीज़ें आती हैं विच इज़ इनविजिबल अकाउंट. ठीक है. सो BOP अकाउंट के अंदर अगर कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से डॉलर की अर्निंग हो रही है या इनफ्लो हो रहा है कंट्री के अंदर थ्रू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या इनफ्लो ऑफ कैपिटल, उसको हम क्रेडिट आइटम के अंदर ट्रीट करते हैं. और कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से डॉलर की स्पेंडिंग हो रही है या लेंडिंग हो रही है बाय द कंट्री थ्रू इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या कैपिटल आउटपुट, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ डेबिट आइटम. ठीक है. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट जो है BOP रिकॉर्ड करता है उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें करंट अकाउंट के सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ अ ट्रेड अकाउंट. ट्रेड अकाउंट के अंदर बेसिकली रजिस्टर किया जाता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज़, दैट इज़ विजिबल का जो हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है दैट इज़ ट्रेड अकाउंट. सेकेंड इज़ इनविजिबल अकाउंट जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है, ट्रांसफर्स होता है और इनकम होता है. सो करंट अकाउंट के अंदर इम्पोर्ट्स अगर हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज तो उसको हम डेबिट के अंदर डालते हैं, अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं वही गुड्स एंड सर्विसेज उसको हम क्रेडिट में डालते हैं. ट्रेड अकाउंट जैसे कि हमने बात करा उसमें होते हैं ट्रेड, सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स. ठीक है, ट्रेड, सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड अकाउंट. ट्रेड अकाउंट में सिर्फ ट्रेड होता है गुड्स का, हेंस अगर कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा है या इम्पोर्ट हो रहा है गुड, उसको हम ट्रेड अकाउंट में डालेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज मर्केंडाइज ट्रेड अकाउंट भी बोला जाता है इसे. इनविजिबल के अंदर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर थ्री थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड, सर्विसेज, ट्रांसफर्स एंड इनकम. सर्विसेज के अंदर अलग अलग सर्विसेज हो सकती है जैसे ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस. सो दीज आर बेसिकली नॉन फैक्टर सर्विसेज. नॉन फैक्टर सर्विसेज को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे एग्जैक्टली होता क्या है. एंड इनकम्स के अंदर और चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, कोई चीज़ मैंने जैसे कोई एप्पल की कंपनी में सपोज करो इन्वेस्टमेंट करी थी कल को और आज मेरे को उस पर कुछ गेन हुआ, तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम हो गई. कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनकम. सो इनविजिबल ट्रांजैक्शंस अलग अलग फॉर्म्स की हो सकती हैं. ट्रांसफर्स की अगर बात करें तो ट्रांसफर्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑफिशियल ट्रांसफर्स एंड प्राइवेट ट्रांसफर्स. ठीक है. सो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है इन नेशनल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटिस्टिक्स, एंड समटाइम्स हम उसको कॉपरेट करते हैं इस अकाउंट के अंदर भी. सो इट इज़ बेसिकली द टोटल ग्रॉस वेजेस जो कि पे की जाती है बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वेजेस दे रहा है या कॉम्पनसेशन दे रहा है, दैट इज़ कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ एंड दैट इज़ डन इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. अगर बात करें नॉन फैक्टर सर्विसेज की, वो सर्विसेज दैट आर नॉट जनरेटेड बाय लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. सो दैट इज़ नॉन फैक्टर सर्विसेज. ठीक है. फैक्टर सर्विसेज वो होती हैं जिसकी दोज विच आर बेसिकली generated by land, labor and capital and entrepreneurship, but non-factor they are not generated by land, labor, capital and entrepreneurship. So example of non-factor services are जैसे tourism, insurance, ये कोई भी ऐसी services नहीं है that are generated by land, labor and capital and entrepreneurship. Factor services I have already told you, ये services जो कि generate होती हैं by the land, labor, capital and entrepreneurship. ठीक है. सो लेबर से रेमिटेंसेस दे रहे हैं फ्रॉम ओवरसीज़ माइग्रेंट्स, जो मतलब कोई सऊदी में गया हुआ है वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे वो जो लेबर दे रहा है उसकी सर्विसेज से जो उसको पेमेंट मिलती है वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को दे रहा है, इन रिटर्न उसको कुछ नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ फैक्टर सर्विसेज. एंड कैपिटल से हो गई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट मिल गई किसी भी चीज़ की, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, या किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था जिससे डिविडेंड्स मिलते हैं ओवर 1 मंथ होते हैं या 6 मंथ्स जो भी आ रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज. ठीक है. नॉन फैक्टर ट्रेड एंड सर्विसेज के अंदर सर्विसेज की अगर बात करें तो उसमें इंक्लूड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिसीट्स और पेमेंट्स फ्रॉम, और अगर हम करें टू द फॉरेन कंट्री, सो वो सारी चीज़ें पेमेंट्स एंड रिसीट्स दोनों होती हैं. ऐसे ही हमारी
आ जाती हैं ट्रैवल सर्विसेज, टूरिस्ट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि रिसीव हुई फ्रॉम फॉरेन विजिटर अगर वो हमारे इंडिया में आए, और पे आउट अगर हमने कोई करा फॉरेन कंट्री में बाय द होम कंट्री सिटीजन, सो वो चीज़ भी नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज के अंदर ही आती है। ऐसी एक्सपेंसेस जो कि स्टूडेंट जो अब्रॉड पढ़ रहे हैं, सपोज करो कोई इंडियन स्टूडेंट यूएस गया हुआ है, सो उसके खर्चा अगर उसके मम्मा पापा यहाँ से भेज रहे हैं, सो दोज आर ऑल्सो नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज। ऐसे ही कोई रिसीट्स अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में पढ़ रहा है तो उसका भी दैट इज़ ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। ऐसे एक्सपेंसेस ऑफ डिप्लोमेटिक या मिलिट्री पर्सोनल जो कि ओवरसीज़ में रहा हुआ है, स्टेशनड इन होम कंट्री, कोई बाहर का अगर यहाँ रहा हुआ तब भी हो सकता है। ऐसे एक्सपेंसेस एंड रिसीट्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, न्यूज़ एजेंसी सर्विसेज। कोई न्यूज़ एजेंसी, सपोज करो कोई फॉरेन एजेंसी यहाँ पे रह रहे हैं या हमारी इंडियन न्यूज़ एजेंसी वहाँ पे कोई और कंट्री के अंदर रही हुई है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज। सो ऐसे ही हमारे कॉपीराइट्स एंड लाइसेंस फी होता है, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अदर्स, सो दोज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज। ऐसे ही हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, इंजीनियरिंग, बिजनेस सर्विसेज जिसमें लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ऐसे ही फीस हो गई फ्रॉम पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, किसी भी एक सॉफ्टवेयर या बुक या मूवी के ऊपर, सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ऐसे अगर बीओपी का नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं सारी इनविजिबल रिसीट्स या रिसीट्स या एक्सपेंसेस फ्रॉम सर्विस या रेमिटेंसेज या पेमेंट्स दैट आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू एनी ऑफ द कन्वेंशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे ही लेबर हो गया, से रेमिटेंसेज फ्रॉम ओवरसीज माइग्रेंट्स एंड कैपिटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ऐसे हमारा इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, डिविडेंड रिपाट्रिएशन एट्सेट्रा। सो नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ टूरिज्म, shipping, freights and various miscellaneous subheads like software. So these are all part of non-factor services. फैक्टर ट्रेड एंड सर्विसेज के अंदर आ जाती है हमारी इनकम। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सर्विसेज होता है, इनकम होता है ट्रांसफर्स। इनकम के अंदर आ जाते हैं जैसे इंटरेस्ट मिल गया मुझे, किसी भी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करा था उससे मुझे इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट या डिविडेंड्स हो गई, रॉयल्टीज़ हो गई। सो दीज आर बेसिकली जो हम रिसीव करते हैं कोई फॉरेन कंट्री से या पे आउट कोई फॉरेन कंट्री कर रही है हमें, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्टर ट्रेड एंड सर्विसेज। सो इस इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ जाती है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ भी आ जाता है। ऐसे ही हमारे इंटरेस्ट जो कि अक्रूड ऑन द बेसिस ऑफ द सेविंग अकाउंट दैट इज़ इन कंसिडरेशन, वो भी आ जाता है। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव जो कि इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन किसी लोन के ऊपर जो कि टू कोई भी एनआरआई है जो कि यहाँ रह रहे हैं, सो उनको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ। डिविडेंड रिसीव किसी इंडियन को ऑन कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई शेयर्स ख़रीद लिए एप्पल के, गूगल के, किसी के भी अगर शेयर्स ख़रीद लिए उसके ऊपर मुझे कोई प्रॉफिट अर्निंग हो रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, री इन्वेस्टमेंट कर दिया अगर मैंने उन अर्निंग्स को इंडियन एफडीआई कंपनीज़ के अंदर जो कि अब्रॉड सेटल्ड हैं, उससे अगर मुझे कुछ मिल रहा है। ऐसे इंटरेस्ट रिसीव किसी डिबेंचर्स के ऊपर, मैंने इक्विटी लेने की बजाय डेट ले लिया, उसके ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स के ऊपर, वो चीज़ इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट इंटरेस्ट दैट आर बीइंग रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स। ऐसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, एफडीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा। थर्ड पार्ट इज़ ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स के अंदर ऑफिशियल्स डोनेशंस हो जाती हैं, एड हो जाते हैं, ग्रांट्स, ऑफिशियल असिस्टेंस एंड पेंशंस से प्राइवेट ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। वर्कर जब सपोज करो गल्फ कंट्री में वो सेंड कर रहे हैं रेमिटेंसेस टू इंडिया, सो दैट इज़ ट्रांसफर्स। वो बेसिकली यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं कि वो काम कर रहे हैं बट दे आर गिविंग इट टू देयर पेरेंट्स हु आर स्टेइंग इन इंडिया, बट उनको इन रिटर्न कोई उम्मीद नहीं है कि वापस कुछ मिलेगा। सो दीज आर वन वे ट्रांसफर्स ऑफ फंड्स होते हैं। सो दैट इज़ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड दे आर मेड विदाउट एनी काउंटर फ्लो, दूसरा तरफ से कोई फ्लो नहीं होगा। सो दैट इज़ फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज भी हो सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी हो सकते हैं। ऐसे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर गिफ्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, फॉरेन एड हो सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जहाँ पे सिर्फ वन पार्टी जो है वो प्रॉमिस करिए कि वो डिलीवर करेगी एंड देन डिलीवरिंग पेमेंट्स एंड आइटम्स टू अनदर कंट्री। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, जिसमें पॉपुलेशन हो सकता, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट विदाउट बेसिकली रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न, उनको कुछ वापस नहीं मिलेगा बट दे आर डूइंग इट। So that are basically unilateral transfers.
सो इसमें इफ़ यू सी दिस डायग्राम, इसमें करंट अकाउंट में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें क्या होता है, विजिबल्स में अगर बात करें तो विजिबल्स में ट्रेड इन गुड्स होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नेट इनविजिबल्स मतलब सर्विसेज की अगर बात करते तो फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज जैसे compensation, investment, income, dividends, profit, interest, those are basically part of द करंट अकाउंट। ऐसे ही नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज होगा। फैक्टर ट्रेड तो हमने बोला कि जो पेमेंट्स होती हैं बिकॉज ऑफ द कोई भी हमने विच वी ऑलरेडी स्टार्टेड कि किसकी वजह से हो रही है, किसी एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी हम जिससे काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमें मिल रहा है, दीज आर बेसिकली द सर्विसेज जो कि जनरेट होती हैं बाय द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो चीज़ें आ जाती हैं फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज भी इंक्लूडेड रहती हैं। सो नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर जैसे शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, दोज आर नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज। ऐसे ही प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गए जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे को बट इन रिटर्न दे डो नॉट, दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिलता, दोज हु आर एक्चुअली गिविंग इट। ऐसे ऑफिशियल ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो जाती हैं जिसमें गिफ्ट हो जाते हैं, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स गवर्नमेंट के। सो इसके अंदर हम नेट ट्रांसफ़र्स के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी होती हैं, ऑफिशियल ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी होती हैं। सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द टेबल दैट वाज अ टिपिकल हमारा कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, जिसमें प्राइवेट ट्रांसफ़र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसीट है इंडियन इनविजिबल अकाउंट की, ठीक है। सो करंट अकाउंट के अंदर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या है, मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इनविजिबल का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो हमारा फर्स्ट हो गया। सो इन दोनों को अगर कोलैबोरेट कर देते हैं सी और डी को, वो इनविजिबल का बैलेंस हो गया, और 1 और 2 को अगर मिला लेते हैं तो पूरा करंट अकाउंट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सो करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं, सो दोज आर बेसिकली ट्रेड बैलेंस जिसमें नेट ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, इनविजिबल्स के अंदर सर्विसेज हो गए, ट्रांसफर्स हो गए, इनकम हो गए। सो करंट अकाउंट इंक्लूड्स बोथ ट्रेड बैलेंस एज वेल एज इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड बैलेंस में सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इनविजिबल के अंदर सर्विसेज ट्रांसफ़र और इनकम का बैलेंस पूरा जब हम ऐड कर देते हैं, ट्रेड बैलेंस एंड इनविजिबल बैलेंस, दैट इज़ करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। सो द सेम थिंग इज रिटन हियर, एक ही चीज़ है, दैट इज़ करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स के, इनविजिबल के सर्विसेज ट्रांसफर्स इनकम्स, ठीक है। और अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें वो हमारा बीओपी का दूसरा अकाउंट होता है विच इज़ कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं विच इंक्लूड्स द जो रेजिडेंट्स हैं ऑफ द कंट्री, वो सब उनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें चेंजिंग हो सकती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। एसेट्स में क्लेम आ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ इन्वेस्टमेंट कोई करी हुई है किसी कंट्री ने हमारी कंट्री में, सो दैट इज़ डिपॉजिट्स। सो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भी फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है, जैसे इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी इन इंडिया, तो वो चीज़ हो गई जिससे हमारा कैपिटल इनफ्लो हुआ, उसको हम क्रेडिट के अंदर ट्रीट करते हैं एज अ रिजल्ट, बिकॉज उसमें हमें डॉलर मिल रहे हैं। एंड कैपिटल आउटफ्लो कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी बाय इंडियंस, जैसे टाटा टू एक्वायर कोरस, तो उसमें टाटा ने किसी फॉरेन कंपनी को अगर एक्वायर किया तो उसमें हमारा कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है, तो उसे हम डेबिट आइटम के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर सरप्लस है तो मतलब एक्सेस है, करंट अकाउंट बैलेंस इज यूजली उसके अंदर अब्जॉर्ब किया जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऑन द अदर हैंड अगर हम उसको कंबाइन कर देते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को, दैट अगर वो डेफिसिट में है तो डेफिसिट कवर कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग द फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। सो नाउ देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसमें फर्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडी आ जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ जाता है, एफपीआई के अंदर इंक्लूड होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिटरी रिसीट्स के अंदर एडीआर आ जाते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एफसीसीबी एंड एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, ये सब जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एफडीआई जो है वो बेसिकली एक डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर अगर कोई भी इस्टेब्लिश कर रहा है, डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई फॉरेन कंट्री के अंदर, बाय कर रहा है कोई इस्टेब्लिशमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उसने वहाँ बाय कर लिया, तो दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे इक्विटी के अंदर कर दिया किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, वो फॉरेन
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया. FII इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गई इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, रियल प्रॉपर्टी ले ली या कोई और अदर एसेट्स बाय वन कंट्री इन अदर कंट्री, दैट इज FII. ठीक है. सो इंस्टीट्यूशन, जब आप रियल एस्टेट ले रहे हो तो दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो, कोई एक्विटी ले ली, दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. FDI, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लिया फॉरेन कंट्री के अंदर, सो दैट इज़ FDI. Now if we talk about the difference between the equity and share, equity का मतलब होता है basically it refers to the value of a business या एसिड आफ्टर द लाइबिलिटी जो है वो पे करने के बाद जो वैल्यू होती है दैट इज़ एक्विटी. सो एक्विटी जो है दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इन अदर वे अगर बोलें दैट इज़ इन इंक्रीजिंग कैपिटल इन अ बिजनेस. शेयर की बात करें वो एसेंशियल पार्ट है इक्विटी का और फाइनेंसिंग का. सो टर्म शेयर की मतलब एबिलिटी है कंपनी के पास कि वो शेयर दे रही है, अपनी ओनरशिप दे रही है इन रिटर्न टू रेज दैट कैपिटल. सो दैट इज़ शेयर. ठीक है. सो अगर लोन्स की बात करें, लोन्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है विच इज़ FPI, FII, FDI. सो ये सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है. दूसरा जो है दैट इज़ लोन्स, कि जैसे एक्सटर्नल असिस्टेंस किसी ने हमारी कंट्री को दे दी, सो दैट इज़ देयर, या हमने किसी कंट्री को दे दी एक्सटर्नल असिस्टेंस दे रहे. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई एंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया. सो उसकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रीपेमेंट विद द मेच्योरिटी विच इज़ लेस देन 1 ईयर, तो दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर लोन. ऐसे ही थर्ड इज़ बैंकिंग कैपिटल जिसमें कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स होते हैं, NRI डिपॉजिट्स होते हैं. फोर्थ इज़ हमारा रुपी डेट सर्विसेज जो कि दोज आर बेसिकली डेट्स टू बी पेड इन रुपीज़ टू फॉरनर्स. जो बाहर फॉरनर्स हैं उनको जब हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रुपी पेमेंट एरियाज, दैट इज़ रुपी डेट सर्विसेज. ठीक है. सो एक्सटर्नल असिस्टेंस की अगर बात करें, वी विल टॉक ईच जो भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. सो एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब असिस्टेंस बाय किसी इंडियन ने डोनेट किया एड दैट इज़ एक्सटेंडेड बाय इंडिया टू अदर फॉरेन गवर्नमेंट. सो दैट इज़ एक्सटर्नल असिस्टेंस कि किसी कंट्री के अंदर सपोज करो कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमने उनको असिस्टेंस दे दी, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गई. सो दैट इज़ अंडर वेरियस अग्रीमेंट्स और रीपेमेंट ऑफ सच लोन. सो एक्सटर्नल असिस्टेंस टू इंडिया वो बेसिकली डोनेट करता है मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल लोन्स जो कि रिसीव्ड होते हैं अंडर द अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस किया, या रीपेमेंट ऑफ सच लोन्स बाय इंडिया. एक्सेप्ट लोन रीपेमेंट टू जो कि रुपी एरिया कंट्री होते हैं दैट इज़ कन्वर्टेड इन रुपी डेट सर्विसेज. ठीक है. ऐसे कमर्शियल बोरोइंग्स की अगर बात करें तो कमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर कवर होते हैं सारे मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स. ठीक है. सो कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं बेसिकली बाय इंडिया जो कि बेसिकली डोनेट करती है कि कितना हमारा लोन एक्सटेंडेड है बाय द एक्जियम बैंक विच इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया टू वेरियस कंट्री, और उसकी रीपेमेंट ऑफ सच लोन दैट इज़ कमर्शियल बोरोइंग्स. कि हमने कहीं से बोरो कर रखा है उसकी फिर दैट इज़ इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट. की कोई लोन ले रखा है उसकी रीपेमेंट बाद में करेंगे, दैट इज़ कमर्शियल. ऐसे ही शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया दैट इज़ डिफाइंड एज ड्रॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन जो कि यूटिलाइज हो रहा है, उसकी रीपेमेंट विद द मेच्योरिटी विच इज़ लेस देन 1 ईयर. शॉर्ट टर्म तो विच इज़ लेस देन 1 ईयर. ठीक है. वो लोन्स हो सकते हैं. ऐसे कैपिटल अकाउंट यूजली हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर. वन इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो मेजर क्लासिफिकेशन जो कैश फ्लो की है दैट इज़ प्राइवेट एंड ऑफिशियल कैपिटल का जो अकाउंट ट्रांजैक्शन है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब आर इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो कैपिटल के अंदर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड क्या क्या होता है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में FDI आ जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट विच इज़ FII, यूरो एक्विटीज़ हमने खरीद रखी हैं, सो दैट इज़ फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी. एक्सटर्नल असिस्टेंस that is also a part of capital account. Commercial borrowings, IMF, NR deposits, rupee debt services and other flows. ठीक है. सो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आते हैं, अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल बैलेंसेज आते हैं. कैपिटल अकाउंट के अंदर सो BOP के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं. वन इज़ करंट अकाउंट विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था. करंट अकाउंट के अंदर हमारे क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं. हमारी इनकम हो गई, रॉयल्टीज़ हो गई. सो दोज आर बेसिकली
जो हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और इनविजिबल का सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर्स, और कैपिटल के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल असिस्टेंस दे दी, कमर्शियल बोरिंग्स हो गई, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो सब इंक्लूडेड होते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इज एक्सटर्नल असिस्टेंस दे दी, ECBs, शॉर्ट टर्म डेट हो गई, बैंकिंग कैपिटल, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, FDI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर फ्लोज, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो ऐसे ही टिपिकल BOP और इंडियन BOP की अगर बात करें तो टिपिकल और इंडियन BOP में फ़र्क होता है, विच इज़ अलग अलग है चीज़ें इसमें। जस्ट सेकेंड, आई जस्ट तो इसमें पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट क्या होता है। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट की अगर बात करें तो वो ऑफिशियल रिजर्व असेट्स होते हैं, विच इज़ इन फैक्ट अ कैपिटल अकाउंट। बट अगर UK और US बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेसिकली अकाउंट शो करता है जिसमें सेपरेट अकाउंट होते हैं। एक ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट जो कि मेजर करता है चेंज इन नेशन, एक जो लिक्विडिटी और नॉन लिक्विडिटी लाइबिलिटी ऑफ फॉरेन ऑफिशियल होल्डर्स एंड द चेंज इन द नेशनल ऑफिशियल सर्विस जो भी रिजर्व असेट्स है ड्यूरिंग एन ईयर, दैट इज ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। सो BOP और इंडियन BOP, टिपिकल BOP और इंडियन BOP में फ़र्क होता है, ठीक है। सो दिस इज इसमें 4 कॉम्पोनेंट्स हैं। वन इज़ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट एंड एरर एंड एमिशंस आ जाते हैं, ठीक है। सो ऑफिशियल सर्विस अगर रिजर्व असेट्स की बात करें फॉर कंट्री, उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे गोल्ड का स्टॉक, होल्डिंग ऑफ कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी जो कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, SDRs हो गए, और अदर नेट पोजीशंस इन IMF। सो ये बेसिकली शो करता है ट्रांजैक्शन इन कंट्रीज नेट ऑफिशियल रिजर्व असेट्स, ठीक है। सो करंट अकाउंट के अंदर हमने बात करी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम ट्रेड अकाउंट के अंदर लेते हैं। इनविजिबल जिसमें सर्विसेज ट्रांसफर्स इनकम्स आते हैं, इन सबको इंक्लूड करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो हमें करंट अकाउंट का बैलेंस मिलता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक्सटर्नल असिस्टेंस हो जाती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हो गई, शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया, बैंक कैपिटल ऑफ विच जिसमें NRI का जो हमारा नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि FDI हो सकती है, पोर्टफोलियो हो सकता है, अदर फ्लोज। सो इन सबको इंक्लूड जब करते हैं तो हमारा कैपिटल का बैलेंस निकल जाता है, ठीक है। इसमें एरर और ओमिशंस आ गए, और फिर ओवरऑल बैलेंस विच इज़ द समेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी स्टार्टेड। सो एरर बेसिकली रेफर टू ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड हुई है इनकरेक्टली, वाइल ओमिशन का मतलब ये होता है ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, सो दैट इज़ ओमिशन। नेट एरर एंड ओमिशन क्या होता है? नेट एरर एंड ओमिशन बेसिकली डिस्क्रिपेंसी होती है अकाउंटिंग के अंदर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटिस्टिक्स। ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये अराइज हो सकती है बहुत सारी रीजंस की वजह से। सम ऑफ देम आर क्वाइट अपैरेंट जो कि बहुत ज़्यादा हिडन भी रहती हैं। सो टर्म जो एरर है वो इंडिकेट करता है इन एक्यूरेट रिकॉर्ड करा है हमने आइटम का, ओमिशन मतलब मिस ही कर दिया वो आइटम। मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस के अंदर ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन होती है दैट इज़ मेड बिटवीन द एरर एंड ओमिशन टर्म, एंड जो टर्म है वो यूज़ करी जाती है एज अ कलेक्टिव टर्म, दोनों इकट्ठी यूज होती है एरर एंड ओमिशन, ठीक है। सो एरर एंड ओमिशन द बैलेंसिंग जिसमें ऑल्दो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है इन प्रिंसिपल बैलेंस होता है बट इम्बैलेंस रिजल्ट करते हैं इन प्रैक्टिस फ्रॉम इम्परफेक्शन इन सोर्स डेटा एंड कंपाइलेशन। सो दिस इम्बैलेंस जो है वो एक यूजुअल फीचर होता है ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा एंड दैट इज लेबल्ड एज नेट एरर एंड ओमिशन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन. दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2017 paper 2. The question is consider the following item in BOP: NRI deposits and remittances which is a part of capital account. capital account का कौन सा पार्ट है? सो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल अकाउंट के अंदर वी हैव ऑलरेडी सीन NRI डिपॉजिट जो होती है, रेमिटेंसेस तो ट्रांसफर्स का पार्ट है जो कि करंट अकाउंट में होता है. NRI डिपॉजिट जो है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है. सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जून 2017 पेपर 3. द क्वेश्चन इज अ डेफिसिट इन BOP कैन बी करेक्टेड बाय, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, या डिस्करेजिंग कैपिटल इनफ्लो, या इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, या हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं रेमिटेंसेस. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कैपिटल का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो नहीं होगा, उससे हमारी डेफिसिट जो है वो कम हो सकता है. सो थर्ड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट इज मेजर्स जिससे हम डेफिसिट को करेक्ट कर सकते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज एडजस्टमेंट थ्रू एक्सचेंज डेप्रिसिएशन. अगर सपोज करो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, तो मतलब डेप्रिशिएट मतलब हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो गए. जब एक्सपोर्ट सस्ते हो गए तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, तो उससे क्या होगा, बीओपी ठीक हो सकता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि एक्सचेंज डेप्रिसिएशन से भी हमारी जो भी बीओपी में डेफिसिट है वो करेक्ट हो सकता है. सेकंड इज़ डी वैल्यूएशन या एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी. मतलब सरकार जो है वो बिलीव करती है कि इंपोर्ट्स कम करने स्टार्ट कर दो और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने स्टार्ट कर दो. वो चीज़ हो सकती है जिसमें अगर इंपोर्ट्स कम करेंगे तो खर्चा उन चीज़ों पे कम करेंगे. एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी जिसमें डी वैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में फ़र्क होता है. डी वैल्यूएशन जो है वो सरकार करती है खुद से, मतलब आरबीआई ने डी वैल्यू कर दी करेंसी, दैट इज़ सेंट्रल बैंक जब करती है. सो दैट इज़ डी वैल्यूएशन. डेप्रिसिएशन खुद मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है. सो डी वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, बेसिकली स्विच करना एक्सपेंडिचर फ्रॉम इम्पोर्टेड टू डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज. इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर खर्चा नहीं करना, डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्चा करना. उससे भी हमारा बीओपी डेफिसिट जो है वो कम हो सकता है. थर्ड इज़ डायरेक्ट कंट्रोल विच इज़ एमिंग एट द लिमिटिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट. मतलब कोटा लगा दिया, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आनी नहीं चाहिए देश के अंदर, इतनी आनी चाहिए, इससे ज़्यादा आनी नहीं चाहिए. सो दैट इज़ ऑल्सो अ डायरेक्ट कंट्रोल विच एम्स एट लिमिटिंग द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स. ठीक है. सो फोर्थ है हमारा एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल मूवमेंट. कैपिटल मूवमेंट की वजह से एडजस्टमेंट हो गई. सो कोई भी कंट्री जो है वो यूज़ करती है कैपिटल के इंपोर्ट्स की, अगर उसको करेक्ट करना है, अपने डेफिसिट्स को या उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना है. सो डेफिसिट जो है बेसिकली उसको हम फाइनेंस कर सकते हैं. कैपिटल का इनफ्लो, किसी कंट्री ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी तो उससे कैपिटल का इनफ्लो हो गया. सो उससे हमारा डेफिसिट जो है वो कम हो सकता है. सो कैपिटल की मूवमेंट होगी, इनफ्लो होगी, उससे हमारा बीओपी एडजस्ट हो सकता है, कम हो सकता है. सो वेयर कैपिटल जो है परफेक्टली मोबाइल होगी विद इन अ कंट्री. सो स्मॉल अगर राइज भी हो जाता है डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सो कैपिटल का क्या होगा, इनफ्लो होगा. अगर मेरा इंटरेस्ट रेट दूसरी कंट्री से ज़्यादा है तो दूसरी कंट्री वाले मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे. क्यों? बिकॉज उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है. तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो कैपिटल का इनफ्लो होगा, उससे बीओपी जो है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा. सो बीओपी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम जब भी हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट, तब इक्विलिब्रियम में होता है. अगर डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है वर्ल्ड से तो कैपिटल का इनफ्लो होगा. ठीक है. सो उससे हमारा डेफिसिट जो है वो करेक्ट हो सकता है. साइमल्टेनियस नॉट साइमल्टेनियस, स्टिमुलेशन हो गई ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दो. इम्पोर्ट नहीं करवाना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ. सो दैट इज़ फिफ्थ थिंग. सिक्स इज़ जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस, उसकी पॉलिसी विच वी ऑलरेडी स्टार्टेड कि इम्पोर्ट जो करवा रहे हैं उसको कम कर दो, देश वाले गुड्स को ज़्यादा, हमारे जो खुद के देश के गुड्स हैं उसको कंज्यूम करो रादर देन इम्पोर्टिंग गुड्स एंड देन पेइंग इट इन डॉलर्स. तो उससे भी हमारा दैट इज़ ऑल्सो द पॉलिसी दैट कैन बी, जो कि गवर्नमेंट यूजली यूज़ करती है, जिसमें मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है वो भी कई बार यूज़ करती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, मनी का सप्लाई कम कर दिया, एज अ रिज़ल्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब भी हमारा क्या होगा, ऐसी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी हो सकती है कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे और टैक्सेस को बढ़ा दे. उससे भी हमारी एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी है, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कैपिटल का इनफ्लो हो गई. सो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी से क्या होता है, विच बेसिकली रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है क्योंकि हायर टैक्सेस हो रहे हैं, टैक्सेस लोगों को ज़्यादा पे करने पड़ेंगे तो खर्चा कम करेंगे. इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर जो है वो लोग कम करते हैं. वो भी दैट इज़ ऑल्सो गुड पॉलिसी दैट कैन बी अप्लाइड. सो रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर या आउटपुट या रिड्यूस कर दो फॉरेन के डोमेस्टिक प्राइजेस. सो दिस विल स्विच एक्सपेंडिचर वो फॉरेन गुड्स की करने के बजाय, अगर हमारे देश के प्राइजेस कम है गुड्स के, उन्हीं सेम गुड्स के, तो वो डोमेस्टिक गुड्स को कंज्यूम करेंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली कंट्री का इम्पोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अपने आप करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही मॉनेटरी मेजर्स होते हैं जिसमें मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है. कॉन्ट्रैक्शन मनी सप्लाई की, मनी सप्लाई कम होगा तो लोग कम परचेज करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. एज अ रिज़ल्ट एग्रीगेट डिमांड जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा. एग्रीगेट डिमांड लोग कम करेंगे ना उस चीज़ की. सो दैट इज़ लाइकली कि डोमेस्टिक के प्राइजेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. जब डोमेस्टिक के प्राइजेस कम हो जाएंगे रिड्यूस प्राइजेस की वजह से, तो लोग इंपोर्ट्स जो हैं उसको कम कर देंगे. इंपोर्ट्स कम होंगे तो फॉल जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं
वो अपने हमारे जब गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट अगर हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तब भी हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड इज़ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब जो सेंट्रल बैंक करेंसी को अप एंड डाउन करती है, उसकी वैल्यू जो है वो कम कर देती है, ज़्यादा कर देती है, दैट इज़ डीवैल्यूएशन। सो कंट्री जो है विद अ फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डीवैल्यू करिए करेंसी को इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स। मतलब हमारे जब डीवैल्यूएशन होती है तो हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं, तो जब वो सस्ते हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तब भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सही हो जाएगा। बिकॉज चीपर गुड्स हैं, दूसरी कंट्रीज हमारी गुड्स की डिमांड करेंगे और हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो बीओपी जो है वो सही हो जाएगा। थर्ड इज़ एक्सचेंज कंट्रोल, जिसमें रिसीट्स जो हैं फॉरेन एक्सचेंज की, जैसे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको रिक्वायर्ड होता है कि वो सरेंडर करें अपनी फॉरेन एक्सचेंज टू द गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, अगर उनको एक्सचेंज करना है डोमेस्टिक करेंसी को। सो बाय द वर्च्यू ऑफ दिस कंट्रोल, जो अगर हम यूज़ करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, तो गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करती है इम्पोर्ट्स को। दैट इज़ ऑल्सो अ वे थ्रू विच बीओपी जो है हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो बेसिकली जो मोटो है वो हमें क्या करना है, बीओपी को कम करना है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, इम्पोर्ट्स को कम करना है, दैट इज़ देयर। ऐसे ट्रेड मेजर्स जिसमें हमने बात करी, एक्सपोर्ट्स की प्रमोशन करनी है, इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है। सो वो चीज़ हो गई। आई होप समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। ऐसे ही बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब बीओपी में डेफिसिट है या सरप्लस है। डेफिसिट कब होगा, डेफिसिट जब होगा हम इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं बट एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं। सरप्लस कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। सो इम्बैलेंस जो है उसको इंटरप्रेट किया जाता है डिसइक्विलिब्रियम से। ठीक है। सो कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम डिसइक्विलिब्रियम में बोलते हैं जब देर इज़ ऑटोनमस रिसीट्स एंड दे आर नॉट इक्वल टू द ऑटोनमस पेमेंट्स। ठीक है। ऑटोनमस रिसीट्स हैं बट वो पेमेंट्स के बराबर नहीं है। ठीक है। सो डेफिसिट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वो अनफेवरेबल बैलेंस के अंदर डिपिक्ट किया जाता है, जिसके अंदर मतलब ये है कि ऑटोनमस वैल्यू ऑफ डेबिट आइटम जो है वो ज़्यादा हैं क्रेडिट आइटम से। ऐसी सरप्लस की अगर बात करें तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे ऑटोनमस क्रेडिट आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एंड वैल्यू ऑफ ऑटोनमस डेबिट आइटम्स जो हैं वो कम है। ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, जिसमें डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स मतलब जब हमारा कभी बहुत ज़्यादा बूम है, कभी बहुत ज़्यादा रिसेशन है। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड या ग्रोथ ऑफ जो है, ग्रोथ ऑफ ट्रेड जो है दैट अंडरगोज अ चेंज इन द रिजल्ट ऑफ द ट्रेड साइकिल। सो दैट बेसिकली अफेक्ट्स द बीओपी। तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एडजस्टमेंट की वजह से कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड इज सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। ये तब होता है जब एक कंट्री अंडरगो करती है इंटेंसिव चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बीओपी के अंदर। ठीक है। थर्ड इज स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। स्ट्रक्चरल जो होता है वो होता है जब एक किसी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बूम है, एक के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेशन है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। सो स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो ट्रेड के हैं कंट्री के, उसकी वजह से स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। नदर इज़ फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम होता है जब कंट्री जो है वो सफ़र कर रही है फ्रॉम क्रॉनिक डिसइक्विलिब्रियम, बहुत लंबे समय से डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है, दैट इज़ फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम एंड दैट बेसिकली रिजल्ट्स टू IMF एंड दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। अनदर इज़ टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, जो कि कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। शॉर्ट टर्म फैक्टर अकाउंट ऑफ टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम होता है बीओपी के अंदर, जो कि थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं, हमने अभी बात करी थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर हमारा FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने किसी और कंट्री में ख़रीद लिया, सो दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो, किसी इक्विटी के अंदर या डेट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करी है, शेयर्स ले लिए कोई फॉरेन कंट्री के, सो दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि इसके अंदर हम पेंशन फंड्स कंपाइज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस, या हम कोई रियल एस्टेट खरीद रहे हैं वहाँ पर, सो दैट इज़ ऑल्सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट के अंदर बैंकिंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड अदर शॉर्ट टर्म पेमेंट्स या क्रेडिट जो भी अरेंजमेंट है,
दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड विद BOP समझ में आया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग ऑल द प्रीवियस ईयर विच वर आस्क्ड, which were all related with BOP. Stay tuned for that as well. Thanks for watching. Bye bye.